वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सेल मेम्ब्रेन के कंपोजिशन और उसके स्ट्रक्चर पर डिस्कस कर रहे थे, हमने पिछले वीडियो में ये देखा कि सेल मेम्ब्रेन की अल्ट्रा स्ट्रक्चर को समझाने के लिए कई सारे थ्योरी, कॉन्सेप्ट और कई सारे हाइपोथेसिस दिए गए, जिसमें से 3 कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको हम डिस्कस कर रहे थे। जिसमें हमने 2 कॉन्सेप्ट, सैंडविच मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन सेल कॉन्सेप्ट, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। लेकिन एक सबसे मेन कॉन्सेप्ट, और ये दोनों के दोनों फेल भी हैं, ये आज माने नहीं जाते हैं। तो कौन सा कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा मेन माना जाता है, वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये ऐसा मॉडल है जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी है परीक्षा की दृष्टि से, और ये मॉडल विधिवत तरीके से सेल मेम्ब्रेन की अल्ट्रा स्ट्रक्चर को समझाने में सक्षम है। ये प्रॉपर तरीके से बताता है कि जो सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन लिपिड और प्रोटीन है मेन तौर पर, और भी यौगिक इसमें पाए जाते हैं मेन तौर पर, ये किस तरीके से आपस में अरेंज होते हैं, और ये सेल जो होती है वो किस तरीके से सिलेक्टिव परमिएबल का काम करती है, किस तरीके से उपापचय की जो ज्यादा से ज्यादा भाग है इस सेल मेम्ब्रेन से डिपेंड रहते हैं। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, और तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया था वो 1972 में सिंगर एम निकलसन जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। देखिए, जो इसमें इन्होंने बताया, तो पहले इसके हम अर्थ को समझते हैं। देखिए क्या लिखा है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड का मतलब होता है तरल, और मोज़ेक का मतलब होता है कुटिम चित्रित। कुटिम चित्रित को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई चीज हो और उसमें कोई चीज धसा दी जाए, ठीक है। जैसे कि एक पानी का टब हो और उसमें बर्फ के कुछ टुकड़े डाल दिए जाएं, तो क्या होते हैं, पानी के अंदर कुछ डूबते हुए तैरते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, मोज़ेक प्रतिरूप होता है, और ये एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत किया गया था। क्लियर हो गया। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि यदि ये कोई टब हो, ठीक है, इन्होंने कुछ यूं बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कुछ यूं होती है कि यदि टब में पानी भर दिया जाए और इसको क्या मान लिया जाए, लिपिड मान लिया जाए, जो एक तरल के रूप में रहती है, उसमें प्रोटीन कुछ इस तरीके से व्यवस्थित होती है कि इसमें कुछ बर्फ के टुकड़े डाल दिए गए हों, ठीक है। यदि इस पानी को लिपिड मान लिया जाए और इस बर्फ के टुकड़े को प्रोटीन मान लिया जाए, तो कुछ इस तरीके से ये जो लिपिड और प्रोटीन का कंपोजिशन है, संरचना में इस तरीके से व्यवस्थित होता है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को विधिवत तरीके से समझते हैं और इसको सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो बेसिक तौर पर ये फास्फोलिपिड की दोहरी परत से बनी हुई संरचना होती है, ठीक है। देखिए, ये जो फास्फोलिपिड की एक परत बाहर है और दूसरी इसके सेम अपोजिट डायरेक्शन में अंदर है, ठीक है। इधर साइटोसोल है, साइटोप्लाज्म है, बाहर ECF मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। ये तो आसानी से समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। देखिए, इन्होंने ये कहा कि जो ये फास्फोलिपिड है वो फास्फोलिपिड की 2 परतें सेल मेम्ब्रेन में पाई जाती हैं, ठीक है, जो और उसके बीच में प्रोटीन क्या होती है, व्यवस्थित होती है। इतनी बात क्लियर हो गई। देखिए, जो फास्फोलिपिड है, ठीक है ना, वो फास्फोलिपिड में 2 पार्ट पाए जाते हैं। एक तो पार्ट होता है हाइड्रोफिलिक हेड, और दूसरा होता है जो इसकी टेल पाई जाती है वो हाइड्रोफोबिक टेल पाई जाती है। देखिए, जो हाइड्रोफिलिक हेड होता है वो एक चार्ज भाग होता है, पोलर होता है, फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स की बना होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। और ये हाइड्रोफिलिक होता है, कहने का मतलब ये जल में सॉल्युबल होता है, जल से ये लगाव रखने वाला पार्ट होता है, क्लियर। जो ये हाइड्रोफोबिक टेल है ये लिपिड यानी कि फैटी एसिड की बनी हुई संरचनाएं होती है, और ये जल में इनसॉल्युबल होती हैं, और ये जल को अवॉइड करती हैं, यानी कि ये दूर हटती है जल से। इतनी बात क्लियर हो गई।
ये फॉस्फोलिपिड का मेन गुण होता है जिसमें हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक के दोनों गुण पाए जाते हैं। देखिए इन्होंने बताया कि ये कुछ इस तरीके से बाइलेयर के रूप में फॉस्फेट अणु के मॉलिक्यूल्स इस तरीके से व्यवस्थित होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है दिमाग के अंदर, आखिर इसी तरीके से ही क्यों व्यवस्थित होते हैं? तो देखिए समझिए, बाहर का जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है आपको पता होगा इसमें वाटर की बहुलता होती है, वाटर काफी ज्यादा पाया जाता है और इधर साइटोप्लाज्म में भी लॉट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। देखिए यदि बाहर और अंदर दोनों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल्स की बहुलता है और इसका जो हेड पार्ट है वाटर में सॉल्युबल है, यानी कि आपको पता होगा पोलर में सॉल्युबल होता है और नॉन पोलर पार्ट नॉन पोलर में सॉल्युबल होता है। इतनी बात तो क्लियर है, बड़ी बेसिक सी बात है, पहले से पता होगी। ठीक है, तो ये वाटर में सॉल्युबल है तो इसका मतलब ये हेड क्या होगा, बाहर की तरफ होगा और इसकी टेल क्या होगी, अंदर की तरफ होगी। और यदि हम अंदर वाले लेयर पर ये डालें दृष्टि तो क्या होगा, ये जो हेड होगा ये बाहर वाले एक्वस मीडियम की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि ये हेड क्या है, इसमें पोलर में सॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल है। और ये जो हेड है वो जो टेल है वो अंदर की तरफ होगी। क्यों? क्योंकि ये वाटर से दूर भागती है। इतनी बात क्लियर हो गई। और ये जो फॉस्फोलिपिड की जो ये दो परतें हैं, दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में फ्यूज्ड होते हैं। इसकी जो लिपिड की ये जो फैटी एसिड की टेल्स है। इतनी बात क्लियर हो गई। ये बिल्कुल ऐसे मान सकते हैं जैसे कि वाटर का टब हो, ठीक है, एक टब हो और उसमें 2 ड्रॉप डाल दिए जाए बूंद ऑयल की और वो क्या होती है, आपस में फ्यूज्ड हो जाती है। यहाँ पर एक ड्रॉप इसको मान लें और एक ड्रॉप इसको मान लें तो क्या हो जाती है, आपस में फ्यूज्ड होती है। ठीक है, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन की कोर होती है, ये जो कोर होती है वो हाईली क्या होती है, ऑयली होती है, यानी कि लिपिड की बनी होती है। इतनी बात क्लियर हो गई। और इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि जब हम ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे तो इस पर हम फिर से चर्चा करेंगे। क्लियर? अच्छा देखिए, ये तो बात थी फॉस्फोलिपिड की। अच्छा एक चीज और, यहाँ पर जो ये 2 परतें बनी हुई हैं, बाइलेयर है, यानी कि 2 परतें हैं, बाहर की और अंदर की। आप क्या ये कह सकते हो कि जो बाहर की लेयर है और वो जो अंदर की लेयर है, क्या ये आइडेंटिकल होंगी, क्या ये समान होगी संरचना में? इस पर विचार करते हैं। देखिए ये जो बाहर की संरचना है, बाहर की लेयर है, और जो अंदर की लेयर है, ये आइडेंटिकल नहीं होती है, समान नहीं होती है। इसमें सिमेट्रिकल ये सिमेट्री नहीं पाई जाती है, ये एसिमेट्रिकल होती है। ठीक है, देखिए ये एसिमेट्रिकल किस तरीके से होती है उसको समझते हैं। देखिए जो बाहर की लेयर होती है इसमें कुछ विशिष्ट फास्फोलिपिड से इसका निर्माण होता है। वो कौन से है? देखिए इसमें फास्फोटिडाइल कोलिन और स्फिंगोमाइलिन प्रकार के फास्फोलिपिड इसकी संरचना में यूज होते हैं। ठीक है, और जो इसके अंदर की लेयर होती है इसमें फास्फोटिडाइल इथाइलेमिन और फास्फोटिडाइल सेरीन नाम के फास्फोलिपिड, इसमें विशेष प्रकार के फास्फोलिपिड यूज होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। इसका मतलब इसमें तो संरचना में ही अंतर है। ठीक है, अच्छा और भी अंतर है, इसको समझिए। देखिए जो दूसरा एसिमेट्री को प्रदर्शित करता है वो ये कि जो ये बाहर की लेयर है, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ की जो लेयर है, इसके ऊपरी हिस्से पर क्या पाई जाती है, इसके परिधीय पार्ट पर ग्लाइकॉन या कार्बोहाइड्रेट्स की श्रृंखलाएं इससे जुड़ी हुई पाई जाती है। ठीक है, देखिए इसके इनर मोस्ट लेयर में, यानी कि साइटोप्लाज्म की तरफ वाले हेड में, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स की चेन नहीं पाई जाती। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की चेन पाई जा रही है और अंदर वाली लेयर में कार्बोहाइड्रेट की चेन नहीं पाई जा रही है। तो एक तो ये सिमेट्री को प्रदर्शित करता है। इतनी बात क्लियर हो गई विधिवत तरीके से। अच्छा अब देखिए इसमें इस जो ये फास्फोलिपिड की चेन है या कोर है जो इस प्रकार से व्यवस्थित है, इसके बीच में जो लिपिड का कोर है इसके बीच में कुछ अन्य प्रकार के लिपिड मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार के लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं जो इसके बीच के कोर में पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए जो ये लिपिड, ये जो कोलेस्ट्रॉल है ना, इसमें OH ग्रुप पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? OH ग्रुप पाए जाते हैं। और ये OH ग्रुप एक बस आप जानते हैं हाइड्रोक्सिल
समूह पोलर है, चार्ज पार्टिकल है, पोलर है, तो क्या होगा, एक्वस मीडियम में सॉल्युबल होगा। और इसी तरीके से ये एक्वस मीडियम की तरफ क्या होते हैं, एक्वस मीडियम की तरफ होते हैं, टुवर्ड्स टू एक्वस मीडियम, राइट। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए इस जो लिपिड की बाई लेयर है, इसमें प्रोटीन किस तरीके से व्यवस्थित होती है उसको समझिए। देखिए जो प्रोटीन्स पाई जाती है वो दो तरीके से इसमें व्यवस्थित होती है। एक तो इसके ऊपर, ठीक है, एक तो इसके परिधि यानी कि इसके ऊपर, और कुछ इसके बीच बीच में धंसी भी पाई जाती है, इम्बेडेड होती है, ठीक है। जो इसके ऊपर पाई जाती है, परिधीय पार्ट में पाई जाती है, उसको हम कहते हैं परिधीय प्रोटीन, यानी कि इंग्लिश में बोले तो पेरिफेरल प्रोटीन्स, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है पेरिफेरल प्रोटीन्स, ठीक है। अच्छा, और जो कुछ प्रोटीन्स इसके बीच में लगी हुई होती है, धसी हुई होती है, उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रीग्रेलर प्रोटीन, यानी कि इंट्रीग्रेलर प्रोटीन। दूसरा नाम इनका नाम देते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। और ये एक तरफ से लेकर के दूसरी तरफ आर पार होती हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ठीक है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, एक चीज और देखिए, ये जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं ना, इसके जो डोमेन होते हैं या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, वो आपस में मिल करके एक पोल्स का फॉर्म करते हैं, ठीक है, पोल्स का फॉर्म करते हैं, यानी कि चैनल्स का फॉर्म करते हैं। जब हम सेल मेम्ब्रेन की कार्यकी को समझ रहे होंगे, इसकी कार्य को समझ रहे होंगे, फंक्शन को समझ रहे होंगे, जिसकी हम चर्चा फिर से एक बार करेंगे, तो इसको आप यहीं से समझ लीजिए। जो ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं या श्रृंखलाएं हैं, ये आपस में मिल करके एक टनल का निर्माण, वाटर टनल होता है पूरा का पूरा, जिससे हम चैनल बोलते हैं, ठीक है। और कुछ प्रोटीन फैसिलिटेट यानी कि कैरियर के रूप में काम करते हैं, जो मॉलिक्यूल्स को बाहर के एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल्स को अंदर भेजने का काम करते हैं, ठीक है। इस पर हम फिर से एक बार भी चर्चा करेंगे और इसको समझिए। देखिए, और इसमें क्या पाया जाता है, देखिए इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट की चेन पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोन कहते हैं। और जो ग्लाइकोन होता है वो प्रोटीन से अटैच्ड होता है बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर बाहर की तरफ, ठीक है। वो साखित भी हो सकता है और असाखित भी हो सकता है। यहाँ पर साखित दिखाया गया है, ये असाखित भी हो सकता है, ठीक है। यदि ये ग्लाइकोन प्रोटीन से अटैच्ड है तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स। अच्छा, यदि ग्लाइकोल्स लिपिड से अटैच्ड है तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। और ये जो चीजें हैं ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये सेल टू सेल रिकॉग्नाइज में काफी ज्यादा अपनी भूमिका निभाते हैं। और इसी के आधार पर कोई सेल अपने जैसी सेल को क्या करती है, पहचानने का काम करती है। इसी के आधार पर ब्लड ग्रुप, RH फैक्टर, और कोई भी यदि ऑर्गन्स ट्रांसमिट किया जाता है, किसी भी ट्रांसप्लांट किया जाता है किसी व्यक्ति में, तो वो जो रिजेक्शन का प्रोसेस होती है वो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन की मदद से ही किया जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई, क्लियर है। अब देखिए जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होती है, इसका एक विशेष लक्षण है कि इसको आसानी से रिमूव किया जा सकता है। ये हाईली कोवेलेंट बॉन्ड के आधार पर ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल से अटैच नहीं होती है। यदि इस सेल मेम्ब्रेन की चार्ज को बदल दिया जाए, ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए और इसके पीएच को ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए तो इसको आसानी से रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो ये इसके अंदर धसी हुई इंटरनल प्रोटीन है या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है या इंट्रिंसिक प्रोटीन है, इसको आसानी से रिमूव नहीं किया जा सकता है। इसको रिमूव करने का मतलब है सेल की आप क्या कर रहे हो, ब्लास्ट, सेल को क्या कर रहे हो, आप नष्ट कर रहे हो, ठीक है। इसलिए इसको आसानी से हटाया नहीं जा सकता है, रिमूव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इस आधार पर हमने ये सीख लिया कि भाई लिपिड, प्रोटीन और ये कार्बोहाइड्रेट किस तरीके से आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये चीज विधिवत तरीके से समझ ली। अब इसकी हम कार्य प्रणाली को अगले वीडियो में सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी इतना ही, यहाँ पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ठीक है, और इस चीज को समझने का प्रयास करें। ये बताइए कि कौन से मॉलिक्यूल्स अंदर इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से अंदर प्रवेश कर पाएंगे। आपको क्या लगता है? देखिए, वो मॉलिक्यूल्स आसानी से विस्तृत हो पाएंगे अंदर जो ये लिपिड में ज्यादा सॉल्युबल होंगे, ठीक है।
क्यों? क्योंकि इसका कोर काहे का बना है? लिपिड का बना हुआ है। यदि कोई पार्टिकल लिपिड में ज्यादा सॉल्युबल है तो क्या होगा? आसानी से डिफ्यूज हो पाएगा। यदि वो सॉल्युबल नहीं है तो इसका मतलब वो क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। ठीक है, यदि वो सॉल्युबल नहीं है तो ये हटा दिया जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, और देखिए यदि वो बहुत ज्यादा छोटा है, एक स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट, बहुत ज्यादा कम मॉलिक्यूलर वेट है, जैसे कि आप थॉरक्सिन हार्मोन्स का एग्जांपल ले लीजिए, तो बहुत छोटा होता है और वो आसानी से इस सेल मेम्ब्रेन को क्या कर जाता है? पार कर जाता है और आ जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर। क्लियर हो गया? तो देखिए कौन से पार्टिकल्स इसको प्रवेश या भेद पाएंगे या अंदर आ पाएंगे, इसको आप समझ चुके होंगे कि जो लिपिड में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, यानी कि नॉन पोलर होते हैं वो, और जो बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं यानी कि स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट, वो इसको क्या बाहर मतलब आसानी से डिफ्यूज होकर के अंदर आ सकते हैं, इसको पार कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है वे यौगिक जिन पर चार्ज होता है कुछ, यानी कि वो पोलर होते हैं या चार्ज है या बहुत बड़े यौगिक हैं, ठीक है, जो बहुत बड़े यौगिक हैं जैसे कि न्यूक्लियोटाइड वगैरह, ये इनको क्या करती है? अंदर आने नहीं देती है और उनके लिए ये सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? तो बैरियर के रूप में काम करती है। तो यहाँ पर क्या समझे? देखिए ये एक बैरियर के रूप में काम करती है किन यौगिकों के लिए? जो पोलर है, चार्ज है, उनके लिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज और कंफ्यूजन पैदा हो सकती है, ध्यान से समझिएगा, इसको समझिए। देखिए अभी हमने कहा जो पोलर है और चार्ज है उनके लिए क्या करती है? बैरियर का काम करती है। लेकिन जो पोलर है और चार्ज नहीं है उनके लिए ये आसानी से उनको अंदर आने दे सकते हैं। जैसे कि यूरिया का मॉलिक्यूल्स होता है, वो पोलर होता है लेकिन चार्ज नहीं होता है, और इसी आधार पर वो अंदर आ सकता है। इतनी बात क्लियर हो गई? तो इस तरीके से ये एक बैरियर और सेलेक्टिव परमेबल यानी कि चुने हुए मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देती है और इस तरीके से एक प्रकार से कार्य में कुछ भूमिका निभाती है। ठीक है, ये इसके और भी बहुत ज्यादा फंक्शन है, प्रोटीन्स के अलग फंक्शन है, लिपिड और इसके पूरे के पूरे मॉडल के जो भी फंक्शन है, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन है, उसको हम अगले वीडियो में समझेंगे। अगले वीडियो में ये जो लिपिड की फ्लूइड होती है, ठीक है, ये आपकी तरल आपने समझा, ठीक है, ये जो तरल होती है वो एक स्थान पर व्यवस्थित नहीं है, वो मूव करती रहती है, एक गति करती रहती है, ठीक है, ये गति करती रहती है। तो इस फ्लूइडिटी की जो गुण है, सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइडिटी का गुण, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारा अगला वीडियो होगा, ठीक है, और उसके बाद हम सेल के कार्य को समझने का प्रयास करेंगे। तो इसको आप आसानी से देखिए, समझिए, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।